नमस्कार दोस्तों, मैं संजय मजुमदार आपके सामने फिर से एक नया आर्ट के बारे में एक जानकारी लेकर आया हूँ। मेरे साथ है उमेश सक्सेना जी, जो लखनऊ के बड़े प्रसिद्ध कलाकार है। भारतवर्ष में उनके काफ़ी नाम हैं और आज मैं उनके साथ बैठा हूँ और उनसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। यह है उमेश सक्सेना जी। सर, आपके पेंटिंग्स जो हम देखते हैं तो उसके अंदर हम ज़्यादातर ट्रांसपेरेंसी में आजकल कम देख रहे हैं। पहले जो वर्क्स थे आपके, जो आपके नेशनल लगे थे, तब का जो वर्क है लैंडस्केप वाली, और आज के जो यात्रा है, इस एक जर्नी होती है जिसके दौरान आप आज तक पहुँचे हैं, तो जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। तो आपने शुरुआत कैसे करी थी? मुझे तो लगता है वो बहुत लैंडस्केप से प्रभावित वर्क था। देखिए, जहाँ तक ये स्कूल का असर होता है, लखनऊ स्कूल लैंडस्केप के लिए जाना जाता था। इवन पूरे उत्तर भारत में ही कह सकते हैं कि ट्रेंड है कि अगर आप पूरा हिंदुस्तान सर्च करें तो उत्तर भारत में लैंडस्केपिंग काम बहुत हुए हैं। दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहाँ पे आपको स्टिल लाइफ या दूसरे तरह के काम मिलेंगे, फिगरेटिव मूर्ति कलाकारी। हाँ, और अगर आप उधर की तरफ बेंगलोर की तरफ जाएंगे तो वहाँ अलग तरह के काम है। तो ये स्कूल का असर है मेरे, क्योंकि 1974 आई ज्वाइंड लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट अंडर प्रोफेसर विश्वनाथ मुखर्जी मदनलाल नगर। तो वो जो वॉश का असर है वो मेरे काम में निरंतर आता है, क्योंकि लखनऊ स्कूल का एक अपना वॉश करने का तरीका है। ऐसे तो वॉश बंगाल स्कूल से शुरुआत की, लेकिन हमने जो स्टडी की है उसमें बंगाल स्कूल में जो वॉश हुआ दैट इज एक्सीडेंटल वॉश था कहलाएगा। उस पर बहुत सारा काम नहीं हुआ। उसके बाद जिनके द्वारा ये काम शुरू हुआ था, नंदलाल बोस के द्वारा, तो उन्होंने बहुत सारा काम उसमें नहीं किया है, लेकिन उनके शिष्यों ने उसको आगे बढ़ाया। तो उसमें से बहुत से एक शिष्य लखनऊ भी आए, कुछ दिल्ली चले गए, कुछ दूसरी जगह चले गए। तो उसमें से लखनऊ जो आए उन्होंने फिर लखनऊ में वॉश करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। अगर पूरे हिंदुस्तान में देखें तो लखनऊ का जो वॉश है दैट इज़ वेरी डिफरेंट। उसमें जैसे बाकी जगहों पे ओपेक इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेकिन लखनऊ स्कूल में ओपेक नहीं इस्तेमाल किया जाता है। शायद वही मेरे मन में कुछ चीज़ें थी। आई स्टार्ट माई जर्नी इन 1974 और टिल आज तक मैं काम कर रहा हूँ और नहीं जानता कि मैं कैसा काम करता हूँ, लेकिन बहुत ईमानदारी से, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि नकल या इधर से उधर से देख करके ये करना वो करना सब कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि समय भी जाएगा और काम भी किसी मतलब का नहीं होगा। तो मेरी जर्नी जहाँ से शुरू हुई उसमें मैं उस समय अर्ली डेज में वही लैंडस्केप मेरे थे। उसमें ज़्यादातर मुझे हिल्स के लैंडस्केप थे, बोर्डर्स थे। तो वो वहाँ पे फिर मैं इसी दौरान, क्योंकि मैं एक प्रयोगवादी चित्रकार की तरह से अपने आप को मानता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर हमेशा प्रयोग करने की स्थिति बनी रहती है। आप अगर मेरे काम की यात्रा देखेंगे तो हर एक 10 साल में मेरे काम में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। तो उसी दौरान ये जो ट्रांसपेरेंट की बात आई तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि अगर हम पूरी दुनिया ट्रांसपेरेंट हो जाए तो कितना आसान हो जाएगा। क्या बात है। आप एक्चुअली आपके दिल ट्रांसपेरेंट हो तब का काम में ट्रांसपेरेंसी आएगी नहीं। हम लोग बार बार कहते रहते हैं कि ट्रांसपेरेंट हो जाइए, ट्रांसपेरेंट हो जाइए। नहीं, हम तो कहते हैं पहाड़ भी अगर ट्रांसपेरेंट है तो उसके अंदर अगर कोई खजाना दबा हुआ है तो आसानी से हमको मिल जाएगा। क्या लूट मार नहीं करना पड़ेगा, घर में कूदना नहीं पड़ेगा। अगर ट्रांसपेरेंट हो गए, अगर हमको चीज़ नहीं पसंद आ रही क्यों उस घर में कूदे, ये चोरियाँ बंद हो जाएंगी। तो ये मेरा था। तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि मेरे काम ही क्यों ना मैं ट्रांसपेरेंट करूँ। तो मैंने फिर एक सीरीज हिल्स की करी थी। उसमें से अगर 10 हिल पीछे दिखाई दे रहे तो वो सब दिखते थे, आगे से लेके पीछे तक सब दिखाई देते। दैट्स योर कलर पर्सपेक्टिव। हाँ, कलर पर्सपेक्टिव। अच्छा, फिर एज वेल एज लिनियर पर्सपेक्टिव व्हाट यू आर टॉकिंग। यस, तो हम चूँकि पर्सपेक्टिव पे बहुत काम करते थे तो इसलिए ना तो ये चीज़ें बहुत चलती थी। तो वो मेरी जर्नी है, दैट इज माई जर्नी दैट। तो अर्लियर आई स्टार्ट पर्सपेक्टिव। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ से जो चीज़ें शुरू हुई उसमें अगर आप मेरे काम में देखें तो आज भी पर्सपेक्टिव दिखाई देगा।
बस सवाल इस बात कि कई लोग जैसे बात करते कि डार्क नहीं दिखाई दे रहा है, द फ्लैट इज मोर देन डार्क प्रोस्पेक्टिव, शेड प्रोस्पेक्टिव। अगर प्रोस्पेक्टिव देखना है तो डीपर प्रोस्पेक्टिव जो होता है वो सिंपल कलर के अंदर एक डीपर प्रोस्पेक्टिव होता है। तो मेरे काम में वो डीपर प्रोस्पेक्टिव है, उसको आप देख सकते हैं। हमने देखे जो मेरे काम है उनमें देखिए तो फ्लैट बहुत सारा है, लेकिन वो फ्लैट नॉट सिंगल डॉट फ्लैट है, एकदम स्मूथ आर्ट, क्योंकि जितना डीप होगा उतना फ्लैट होगा, और जितना कहते हैं ना जितना ऊपर की बात करेंगे तो वो छिछलापन दिखाई देगा, उसमें बहुत सारे शेड दिखाई देंगे, बहुत सारी बातें दिखाई देंगी, तो वो सारी चीज़ें उसमें दिखती हैं। तो वहाँ ये है मेरी जर्नी। और मेरे मैं किसी सब्जेक्ट खुद के पीछे नहीं भागता, जो मुझे दिखाई देता है वो मैं बात करता हूँ। और तकरीबन मैंने 40 साल छात्रों के साथ एक्सपेरिमेंट किए। वहाँ मेरी वो जो एक्सपेरिमेंट की जो स्थिति थी उसमें मेरे बहुत सारे छात्र निकल के आए और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे गए। तो वो मेरी अपनी जो प्रयोग धर्मिता थी वो चलती रही। अभी मैं जब 2019 में मैं लखनऊ कला महाविद्यालय से रिटायर हुआ, तो फिर मैंने कुछ नए प्रयोग करने शुरू। तो अभी जो नया प्रयोग है उसके दौरान मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए पेंटिंग तो आप देखते हैं पर यू आर नॉट पार्ट ऑफ पेंटिंग। जो दर्शक है वो पार्ट ऑफ पेंटिंग नहीं है। तो मैं बड़े बड़े काम करके 50% उसको पार्ट बना देता हूँ, क्योंकि जैसे ब्लू के सामने गए तो आप नीले में खो गए, हरे के सामने गए तो हरे में खो गए। अभी आने वाले दिनों में शायद आपको दिखाई दे कि पूरी गैलरी आयोजित है, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक जो दर्शक है वो उसका पार्ट बन जाए। तो ये बात है, क्योंकि आर्ट दैट्स वन ऑफ द इंटरैक्टिव आर्ट। यस, क्योंकि जब हम कोई रस पीते हैं तो अगर उसका टेस्ट नहीं मिले तो वो शरबत किस काम का जिसमें टेस्ट नहीं है। तो वही रस हम जैसे हम जब बात करते हैं ब्लू की, तो अगर हमें कोबाल्ट की फीलिंग आए या वो सॉफ्टनेस की फीलिंग आए, आकारों पे दुनिया बहुत सुबह से शाम तक हम बहुत सारे आकार देखते रहते हैं, बहुत सारी बातें करते रहते हैं, लेकिन कई बार हम सिंपल रंगों को नहीं देखते। तो ये मेरे कुछ इस तरह की मेरी जर्नी है। और कंटेम्प्रेरी जगत में जो नई टेक्निक, जो नई चीज़ें मैं इवॉल्व कर रहा हूँ, जैसे लास्ट में अभी मैंने कुछ डायरेक्ट कलर को बहा के काम किया, तो वो भी एक तरीका है मेरा काम करने का, जिस तरह से मैं काम करता हूँ। ये मेरी छोटी सी जर्नी है और कुछ 40 साल से मैं लगा हूँ। सर, एक चीज़ आपका वर्ड्स में नज़र आया है, जो आपके पैलेट था, जो आपके 1974 जब आप कहें कि आपने शुरुआत करी थी, तो उस ज़माने के करीब को जो वर्क्स हमने देखे हैं, तो उसमें पैलेट जो होती थी वो बड़ा ही कलरफुल इतना था नहीं। उसमें ज़्यादा रंगों का जो प्रयोग किया गया है वो अर्थ कलर में की गई है, whereas you are applying more of blue, red and primary colors in this नया काम में। आपका प्राइमरी कलर है जो एक चेंज है, तो आप वो चेंज में क्या प्रभावित हुआ है जो आपने वो बदलाव लाया? देखिए, मैं हमेशा समाज से उल्टा ही चलता हूँ। उल्टा चलने का मतलब ये कि जैसे सब लोग कहते हैं कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आप थोड़ा रंगीन हो जाओगे। नहीं, थोड़ा कम रंगीन हो जाओगे। अच्छा। लेकिन मैं जैसे जैसे मेरी एज बढ़ेगी वैसे वैसे मैं छटक होता जाऊँगा। बिल्कुल। तो दैट इज वाई मैंने पेंट करना जो शुरू किया है बहुत छटक करो, क्योंकि देखिए भारतीय संस्कृति जो है बहुत चटकीली है। बिल्कुल। और अगर आप देखें तो बड़े सारे रंग हैं, तो ये वही रंग हैं, क्योंकि हम जहाँ जहाँ जाते हैं तो वहाँ से मुझे वो रंग ही जो है बहुत पसंद करते हैं। और अगर मैं इसको कहूँ कि कलर थेरेपी की बात करूँ तो मैं अपने कामों में कलर थेरेपी का भी इस्तेमाल करता हूँ। तो अगर जैसे ग्रीन है तो रेड है या ब्लू है, तो ये एक तरह का कलर थेरेपी, ये इसमें बहुत लंबा टाइम लगेगा बात करने में, क्योंकि एक कलर थेरेपी जो है अपने आप में एक अलग साइंस है। इट्स चैप्टर यार, इट्स अ वेरी डिफरेंट चैप्टर। तो यहाँ पे इसके पीछे कलर थेरेपी का भी रोल है। और
जैसे किसी ने कहा कि ये इतने फास्ट कलर के बावजूद भी ये बहुत सूदिंग लगता है, तो वो सूदिंग उसकी कंपोजिशन है, वो उसके जो सेकेंडरी दूसरे कलर्स हैं वो उसकी वजह से वो सूदिंग लग रहा है। तो वो एक मेरा है। और चूँकि देखिए मैंने बताया था कि अगर हम अंदर से एकदम ट्रांसपेरेंट है, एकदम ट्रांसपेरेंट व्हेन यू गो टू योर वर्क्स एंड लुक एट योर वर्क्स, हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि आप स्पिरिचुअल भी है, इसमें बहुत सारे स्पिरिचुअल वैल्यू मुझे नजर आता है आपके वर्क से। हाँ वो तो, है क्योंकि मेरी पर्सनालिटी ऐसी है। अदर देन म्यूजिक आल्सो, हाँ सुबह से म्यूजिक एंड लिरिकल तो सुबह से शाम तक पूजा की बात करना या दूसरी बातें करना या म्यूजिक सुनना, ये मेरी अपनी डेली की जो रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके वर्क्स में। मुझे नहीं मालूम कि क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन हाँ अब जैसे इसमें कुछ में जैसे बहुत बड़ा साहित्य है शाकुंतलम, हाँ कालिदास का बहुत बड़ा साहित्य है शाकुंतलम, तो ये जो फिश वाला काम है ये पूरा शाकुंतलम पे है। ओके, जो फिश घूम गई थी अंगूठी लेकर, जो दुष्यंत ने जो अंगूठी उसको दी थी, हाँ हाँ हाँ, वो अंगूठी उसकी पानी में गिर गई थी। बिल्कुल। और वो पानी में गिरने के बाद वो किसी मछली के पेट में चली गई, तो वो हलचल मची हुई, बहुत बड़े उसमें वो बहुत बड़े उसमें हलचल मची हुई और सारी मछलियां मिल करके वो ढूंढ रही हैं कि वो गई कहाँ। ओके, एक मेरे पीछे जो काम लगा हुआ है ये पी कहाँ मतलब वो पानी कहाँ है, पी कहाँ, ये वो है। और पिया है जो पानी के लिए तरस रहा है, ये वो सारी बातें। बादल आए उसको पानी चाहिए पर वो बेचारा कभी एक दिन से ज़्यादा पाता नहीं है। तो दैट इज पेयर इज इसके अगर आप कलर देखें तो वो ग्रीन कलर है उस समय के कलर से, तो ये कुछ चीज़ें मुझे इस तरह से अट्रैक्ट करती हैं। एक मेरा एक काम देखिएगा अभी आप बाद में देखिएगा, तो मेरा एक काम है जिसमें आपको वो दिखाई देगा रानी कलर, जिसको आप डायरेक्ट करते हैं रानी कलर, लेकिन ये सेफ्रन फ्लावर का कलर है। दिस इज कॉल्ड द सेफ्रन फ्लावर कलर कहलाता है। जब कभी जहाँ से सेफ्रन पैदा होता है तो उसका कलर यही होता है, लेकिन सेफ्रन का रंग अलग, उसकी जो निकलती है बर्ड निकलती है वो अलग होती है। तो लेकिन ये सेफ्रन है कि अच्छा आप कह रहे हो जो सेफ्रन का फूल आती है उसकी फ्लावर सारे पिंक है, वो इसी तरह का। यस यस यस। अच्छा फिर वहाँ पे क्योंकि मैं वहाँ रहा हूँ, पॉपुलिश पिंक कलर, वो मैं वहाँ रहा हूँ, तो ये वो यादें हैं। और वो जो तितली है जिसमें मानवीकरण हो गया है, मानवीकरण का मतलब कि जैसे हम दिन में 100 बार उड़ान करते हैं, यहाँ चले जाते हैं वहाँ चले जाते हैं लेकिन बैठे रहेंगे, तो यहाँ पे वो भी फिलॉसफी है कि एक ही तितली का मानवीकरण हो गया है। तो वो जो जैसे होता है ना कि हम यहाँ दौड़ गए वहाँ दौड़ गए वहाँ दौड़ गए, जैसे आप देखते ना यूँ गई, तो वो मानवीकरण मैंने किया जानबूझ के कि आई एम हियर विद दैट। सर व्हाट आई कैन सी आपका हर एक वर्क और मैं डिडवानी जी को ये पूछना चाहूँगा कि उन्होंने अभी हमारे बहुत ही जाने माने कलाकार उमेश सक्सेना जी का शो रखे हैं कलास्रोत आर्ट गैलरी में। तो कलास्रोत आर्ट गैलरी में हम अगर इनके शो कर रहे हैं तो शो के बारे में थोड़ा सा विस्तृत रूप से बताएं, क्यों उनको क्या प्रेरणा मिली है जो इनका शो करना चाहा, और वो उनके साथ सालों से जुड़े हुए हैं उस समय उमेश जी के साथ, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताएं और शो के बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। जैसा कि आपने बताया अभी कि मैंने इनसे उमेश सर से कई सालों से जुड़े हुए हैं हमारा और इनका रिश्ता एक गैलरिस्ट और एक आर्टिस्ट से कुछ अलग कुछ ऊपर कह सकते हैं, क्योंकि हमारा और जो आप कह रहे हैं कि इनके काम के बारे में, तो काम तो इनका बोलता ही है। आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि उसमें जो कलर्स के साथ और जो एक प्लेफुल जो मूड है जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है मुझे, कि उसको देख के आप उसके अंदर पूरा उनकी पेंटिंग में जो कलर्स के साथ और जो फीलिंग्स जो आती हैं आपको पूरा वेव आपको अपनी पूरी लाइफ की जर्नी जो है उसमें दिखाई देती है। जो कि मैंने सर से भी डिस्कस कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि हमारी हर पेंटिंग में कहीं ना कहीं लाइफ और फिलॉसफी से जुड़ी हुई है, जबकि अगर आप ऐसे पेंटिंग को देखें तो अमूमन आपको यही लगेगा कि एक नॉर्मल कोई भी एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है जिसमें कि सिर्फ कलर्स के साथ प्ले किया गया है, लेकिन उसमें सिर्फ वही नहीं है, उसमें बहुत कुछ है। उसमें लाइफ का पूरा लेसन है कि उसकी एक ग्रोथ है एक इंसान की, और उसकी पूरी जर्नी दिखाई है उन्होंने। तो वो एक मेरा हमेशा से मुझे इनकी पेंटिंग में एक जो मिस्ट्री है वो मुझे बड़ी मज़ा आती है उसे देखने में, और मुझे उसको हमेशा उसके साथ
इसीलिए और हम हमेशा इनके साथ, हमारा और इनका ऐसा साथ है कि हम हर साल कोशिश करते हैं कि कुछ नया दें। और जैसा कि आप जानते हो सर, रेगुलर अपने काम करते रहते हैं और कुछ ना कुछ हर बार हमें सरप्राइज़ करते रहते हैं। इस बार सर ने काफ़ी बड़े बड़े काम लगाए हैं, क्योंकि हमने, मुझे लगता है शायद पहली बार इतना बड़ा काम अपनी गैलरी में लगाया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये शो अभी बहुत अच्छा जाएगा और आगे के लिए दिल्ली में जो शो होने जा रहा है वो भी बहुत अच्छा जाएगा। उमेश सर, आप तो हमारे कलाश्रोत आर्ट गैलरी के साथ बहुत वर्षों से जुड़े हुए हैं और आप, पहली बात है कि ये जो प्रदर्शनी है बहुत ही एक अनोखा प्रदर्शनी है मुझे लग रहा है, और इस तरह का प्रदर्शनी मेरे ख्याल से आपने पहले कभी इतनी बड़ी बड़ी पेंटिंग से नहीं करी होगी। तो कलाश्रोत को आपने जो मौका दिया है ये प्रेजेंट करने के लिए, तो इसके बारे में आप बताइए कि आपने कलाश्रोत को क्यों चुना है, और कलाश्रोत के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि हम हमारे आपके जो जर्नी और रिश्ता है कलाश्रोत के साथ। देखिए, मैं गैलरी को पार्ट ऑफ आर्टिस्ट का सेकंड पार्ट मानता हूँ। आर्टिस्ट जो ग्रो करता है थ्रू गैलरी वो ग्रो करता है, वो उसका एक बहुत अहम पार्ट है। और जहाँ तक हमारे दीवाने साहब से, अनुराग जी से जो हमारे रिश्ते हैं वो बहुत डिफरेंट है, इस आर्ट गैलरी से बहुत डिफरेंट है। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई आर्टिस्ट फ्लोरिश होगा या उठेगा, जीवन में कुछ करेगा, तो थ्रू गैलरी होगा, क्योंकि ये आज की बात नहीं है, ये बरसों बरस से देखी जा रही है और आदिकाल से चला आया है। और अनुराग जी का जो योगदान लखनऊ में है इस बारे में, ये बहुत तगड़ा है। इसीलिए मैं बहुत सारी गैलरी घुमाया, हिंदुस्तान नहीं बल्कि विदेशों में भी मैं गया, मैंने कई गैलरीज देखी, पर इस तरह का जो अपनापन यहाँ पे आके होता है, मैं यहाँ पे हमेशा इस बात के लिए उत्सुक रहता हूँ कि कितना बड़ा काम मैं करके इस गैलरी को सबसे पहले दूँ। ये मैंने सबसे पहला मेरी अपनी लाइफ में 25 फीट 26 फीट के जो बड़े बड़े काम हैं, ये मैंने पहले कभी किसी को दिया ही नहीं। लेकिन अनुराग जी को देख के मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई बहुत बड़ा अभी काम नहीं किया अनुराग जी के साथ। मैं बहुत बड़ा काम अनुराग जी के साथ करने की इच्छुक हमेशा रहता हूँ कि अनुराग जी के साथ एक इतना बड़ा काम किया जाए कि इनका जो योगदान लखनऊ में है वो दिखाई दे, बहुत ऊपर से दिखाई दे। इसलिए मैं इनके साथ इस गैलरी को चुनता हूँ। हालांकि लखनऊ में 3-4 गैलरी खुली और सबने मेरा काम खूब अच्छे से बेचा लगे, लेकिन वहाँ कहीं मुझे वो नहीं दिखाई दिया। 60 सालों की उम्र मैं पार कर चुका हूँ, मुझे वो चीज़ें नहीं दिखाई दी जो एक गैलरी के अंदर होनी चाहिए, वो बात नहीं दिखाई दी। इसीलिए मैं यहाँ हमेशा शो करने के लिए आतुर रहता हूँ, जबकि मेरा शो ऑलरेडी 1 महीने के अंदर अंदर दिल्ली प्लान्ड है और ऑलरेडी मैं उसके लिए लगा हूँ। लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, पहले मैं अनुराग जी की गैलरी में करूँगा। ये मेरा इसके पीछे विजन, क्योंकि अनुराग जी एक बहुत बेहतर इंसान है और ख़ासकर आर्टिस्ट के लिए तो ये बहुत ही बेहतर है। इतना मतलब नोबल वर्क ये कर रहे हैं लखनऊ के लिए कि शायद यहाँ पे कुछ जो सरकारी गैलरी, क्योंकि मैं इन दोनों सरकारी गैलरीज का बोर्ड मेंबर भी रह चुका हूँ, किसी का वाइस चेयरमैन रह चुका हूँ, लेकिन जो डेडिकेशन अनुराग जी का है या मानसी जी का है, जिसको मैं अपनी बहन की तरह देखता हूँ, तो वो किसी में नहीं है, ये दावे के साथ नहीं कर सकते। इनके अंदर वो डेडिकेशन किसी के पास नहीं, चाहे जितनी गैलरी हो। इवन अभी मैं थोड़े दिन पहले दुबई में था, तो वहाँ भी वो डेडिकेशन नहीं दिखाया, जो सिर्फ पैसा पैसा पैसा, कितना पैसे की क्या जरूरत है, तो वो यहाँ नहीं दिखाई देता। इसलिए हम अनुराग जी को बहुत पसंद करते हैं। और अनुराग जी से कभी आप पर्सनली पूछ के देखिए, ये तो हम लोग शो पे बात कर रहे हैं, लेकिन आप कर देखिए तो मैं इनको बहुत पसंद करता हूँ और बहुत दिल से पसंद करता हूँ, इसलिए मैं इनके साथ काम करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर। अब आते हैं आपके पास फिर से। आपको हम गैलरी के बारे में तो इन्होंने काफ़ी जिक्र करी है, बहुत अच्छी बात करी है गैलरी के बारे में, और हम सब जानते हैं आप यंग आर्टिस्टों को प्रमोट करते हो और काफ़ी आर्टिस्टों को ऑल ओवर वर्ल्ड से प्रमोट करे हैं। सर, आप थोड़ा बताएंगे आपके गैलरी का जर्नी के बारे में कि आपने 14, मेरे ख्याल से 14 साल हो गया कलाश्रोत का? 2014 में शुरू किया था। 14 में शुरू किया था, 8-9 साल हो गए हैं। तो ये जर्नी में आपने काफ़ी सारे कलाकारों से मिले और काफ़ी सारे कलाकारों को मौका दिया है कलाश्रोत में एग्जीबिशन करने की। तो ये थोड़ा सा जर्नी के बारे में आपका बताएंगे कि आपके फॉरेन आर्टिस्ट के साथ कैसा संबंध रहा, भारतीय आर्टिस्ट के साथ कैसा संबंध रहा,
और यहाँ के उभरते हुए कलाकारों के बारे में भी आप थोड़ा सा बताइए कि आज लखनऊ में जो आर्ट की पोटेंसी जो आपको दिख रही है, या भारत में पूरा जो आर्ट की पोटेंसी है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। उसमें जैसे आपने पूछा अभी जर्नी के बारे में, तो मैं ये कहूँगा कि गैलरी की जर्नी जैसे एक आर्टिस्ट की जर्नी होती है, वैसे ही एक मुझे लगता है गैलरी की भी जर्नी होती है। और जब मैं बाहर से देखता था इस चीज़ को, तो मुझे बड़ा ग्लैमरस और वो लगता था कि आर्ट गैलरी चलाना मतलब बहुत ग्लैमर है और बड़ा पैसा है, जबकि मुझे लगता है कि शायद वो मेन मोटो कभी नहीं होना चाहिए गैलरी के पीछे। गैलरी में अगर आर्ट के लिए पैशन है, सबसे पहले जो फायर है वो सबसे बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आप आर्टिस्ट को देखते हो कि वो अपनी आर्ट के लिए जो उसका पैशन है, अगर वो पैशन हमारे अंदर नहीं होगा तो हम वो गैलरी को फिर हम एक आर्ट स्टोर की तरह ही चला सकते हैं। आर्ट गैलरी का जो पर्पज़ है वो डिफीट हो जाएगा। जो आर्ट गैलरी का पर्पज़ क्या है कि हम आर्टिस्ट को लेके शुरू से उसको नर्चर करते हुए उसकी जर्नी को और आगे तक ले जाएं और पहुंचाएं, वो है तो उससे दोनों साथ में ग्रो करते हैं। वो ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों के लिए वो हैंड इन हैंड चलता है कि हम ये सोचें कि सिर्फ हम ही उसमें कुछ कमाएं आर्टिस्ट के लिए, तो वो दोनों चीज़ें जब तक नहीं होंगी। और जैसा कह रहे हैं आर्टिस्ट, तो मैंने इंडिया और बाहर और फॉरेन जितने भी मैं आर्टिस्ट से मिला हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई सब आर्टिस्ट मोर और लेस एकदम सेम होते हैं। मुझे तो कुछ भी उनमें बातों में मुझे कुछ भी डिफरेंस नहीं नज़र आया। मैं चाहे वो अमेरिकन आर्टिस्ट हो, ऑस्ट्रेलिया से आर्टिस्ट आए, कोरिया से आए, अभी बांग्लादेश से आए रिसेंटली, और इंडियन आर्टिस्ट से तो मैं लगातार कॉन्टैक्ट में रहता ही हूँ। तो मैं जब भी बात करता हूँ तो मुझे लगता है ये सब बहुत ही मतलब एक बाहर से कैसे भी दिखें, अंदर से मन के वो जब तक कि वो बहुत कोमल और बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, इसीलिए वो आर्टिस्ट होते हैं। आर्टिस्ट होने के लिए सबसे पहला जो मुझे लगता है एक जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो यही है कि आप अपने अलावा सब कुछ फील कर सकें, अपने आसपास के लोगों की फीलिंग्स और चीज़ें। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में उतनी हार्डशिप्स हों, लेकिन आप सबकी चीज़ों को अच्छा और बुरा सभी को दिखा रहे हैं। तो वो एक है, मुझे नहीं लगता उसमें कोई ऐसा फॉरेन हो। उसमें यही एक चीज़ है जहाँ बाउंड्रीज खत्म हो जाती हैं, वो में भी उसमें कोई बाउंड्री नहीं होती। उसको इंडियन आर्टिस्ट कहना और फॉरेन आर्टिस्ट कहना मुझे लगता है वो दोनों ही के लिए गलत है, इंडियन के लिए भी और उनके लिए भी। वो आर्टिस्ट कहा जाए उन्हें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यही एक हैं जो ग्लोबल सिटीजन होते हैं, जिनको कि आप एक ग्लोबल सिटीजन कह सकते हैं। इनके लिए सारी बाउंड्रीज और सारी चीज़ें इनके लिए वो, जैसे कि एक नेचर ने जो एनिमल्स को बनाया, बर्ड्स को बनाया, तो वो बिल्कुल वैसे ही आर्टिस्ट भी हैं जो इन्होंने अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है जी। उसी तरीके से इन्होंने अभी इनके ऊपर वो जो लाइफ के जो और चीज़ें जो आपको वो जो और चीज़ों का असर नहीं आया है कि वो हर चीज़ को प्रॉफिट और लॉस में नहीं देखते। वो काम सिर्फ पैशन और कंपैशन के लिए करते हैं, और वो आ गया कुछ तो वो बहुत अच्छी बात है, वो हमेशा उसको प्रसाद समझ के रख लेते हैं। लेकिन हाँ, कभी उन्होंने पैसों के लिए अगर काम कर रहे हैं तो फिर वो आर्ट होगी नहीं। फिर तो आप उसको कुछ भी कहो कि वो तो फिर एक कमर्शियल एक एस्पेक्ट हो गया। लेकिन जो काम अपने पैशन के लिए किया जा रहा है, तो वो मुझे लगता है वही एक है जो, तो ये दोनों ही के लिए वो है, वो चाहे आर्टिस्ट हो चाहे आर्ट गैलरी हो, दोनों को उतना ही मुझे लगता है कि क्रेजी होना पड़ता है इस काम को करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आप बाकायदा ये काम सालों से कर रहे हो और आर्टिस्टों को एनकरेजमेंट भी कर रहे हो, और काफ़ी आर्टिस्टों को मौका दिया आपके गैलरी में, प्लेटफॉर्म में। पहली बड़ी बात है कि बहुत यंग आर्टिस्ट को जगह ही नहीं मिलती अपने आप को दर्शाने के लिए, पेंटिंग को दर्शाने के लिए या कलाकार को। तो वो जगह पे आपने जो मदद करी है काफ़ी आर्टिस्ट को, तो काबिल तारीफ़ है, उसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है। और आप अपने आप को और या गैलरी को, कला स्रोत को काफ़ी दूसरे गैलरी से बहुत ही अलग रखे हो इस बात के लिए कि आपका गैलरी में जो भी आर्टिस्ट आए हैं यहाँ पे एक फैमिली की तरह बन जाते हैं। आपके ये जो बिलीव है, ये बहुत बड़ी चीज़ है जो आज शायद ही हमें देखने मिलता है, किसी भी दूसरा गैलरी में नहीं मिलता ये देखने के लिए। तो ये अनोखा चीज़ है, और आपका रिलेशनशिप भी जो दूसरे आर्टिस्टों के साथ है वो बहुत ही अनोखा है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा और कि आपके जितने भी आर्टिस्ट यहाँ पे पार्टिसिपेट करे हैं, तो आप उनमें क्या देखते हो? अगर आप किसी आर्टिस्ट को सिलेक्ट करते हो आपके गैलरी के लिए या एग्जीबिशन के लिए, तो उसमें खासियत क्या आप में, आप कोई स्पेशल कुछ चीज़ को नज़र करते हो जो होना चाहिए एक आर्टिस्ट में? मैं मतलब जो मेरा पहली बार जो मुझे लगता है जो मुझे अपील करती है जो चीज़, और क्योंकि मैंने आपको बताया जब मैंने शुरुआत की तो वो बहुत ही बेसिक, उससे तो मेरी कोई ऐसी उसके बारे में मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जो अब तक इतने दिनों से आर्टिस्ट से बात करते करते जो मुझे समझ आया, जो जिनके अंदर पैशन है और जो बहुत ये सोच के नहीं कि मार्केट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, जो अपने लिए काम कर रहे हैं, बस मुझे पता नहीं कि मुझे वही पसंद आते हैं।
और मुझे नहीं लगता कि उन्हें मुझे एडवाइस देना चाहिए कि आप इस काम को कैसे करो या कैसे मत करो। मे बी वो उनका अपना चॉइस है, और वो अगर पैशन के लिए कर रहा है तो सबसे पहला मेरा जो मुझे लगता है वही मुझे हेट करता है कि ये काम अपने लिए जो सब कुछ किसी भी चीज़ को कमर्शियल एंगल ना सोचते हुए बस काम करना है कि ये काम किसी को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, जो स्वांतः सुखाए जो कर रहा है, जो काम अपनी खुशी के लिए कर रहा है, मुझे लगता है वही काम है जो आगे लॉन्ग रन में चल सकता है। बाकी लक बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो तो हर जगह है, किसी के लिए भी होती है जी, बी एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस जी। तो बाकी तो और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ होता है, बस इसमें पैशन ही है जो सबसे आगे जो आदमी को ड्राइव करता है कि उसे काम करने की ललक जो उसके अंदर की है वो। कि अब जैसे उमेश सर हैं, ये अब मैं देखा इस एज में भी बिल्कुल जब कैनवस और कलर्स के साथ होते हैं तो एकदम यंग स्टूडेंट से भी ज़्यादा एनर्जेटिक और एकदम, और उसके साथ और उसके बारे में जब बात करते हैं तो घंटों घंटों ऐसे निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है हम लोगों को। तो वो जो मेरा जो इस गैलरी का जो ये वाला पार्ट है, मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा वही आता है, मैं उसको सबसे ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ कि आर्टिस्ट के साथ बैठना, डिस्कस करना, और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि लाइफ में सिर्फ आपको चीज़ों को एक्वायर करना ही आपके लिए टारगेट नहीं होना चाहिए। लाइफ में जो फुलफिलमेंट है वो काफ़ी और चीज़ों से आता है, और सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए यही ज़रूरी नहीं है कि पैसा कमाया जाए और ले जाए। करेक्ट। तो शायद मैं वो अपनी एक जो पैरेलल सेकंड लाइफ शायद मैं चलाता हूँ इनके साथ और आर्टिस्ट लोगों के साथ रह के, और मुझे वही सबसे ज़्यादा इंजॉय करता हूँ उस प्रोसेस को। रहे उमेश सर, आपको ये पूछना चाहेंगे, आज जो जनरेशन चल रही है और कंटेम्प्रेरी आर्ट के नाम पर जो ऑल ओवर वर्ल्ड जो टेक्नोलॉजिकल आर्ट को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है और न्यू मीडिया वर्क्स पर, तो आज शायद होलोग्राफिक आर्ट भी आ रहे हैं सामने चलकर, और पता नहीं ब्लॉकचेन से लेकर के कहाँ तक हम चले जाएंगे आगे टेक्नोलॉजिकल आर्ट पे। और जहाँ तक टेक्नोलॉजी का सवाल है सर, हम भारत में टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा हम पीछे हैं, बिल्कुल इसमें कोई दो राहें नहीं है। जो टेक्नोलॉजी यूरोप में आ रहा है, यूएस में आ रहा है, उससे हम थोड़ा सा पीछे तो है टेक्नोलॉजी में, चाहे कुछ भी कहा जाए। तो हमारे आर्टिस्टों तक टेक्नोलॉजी पहुंचने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। जब तक उन लोग टेक्नोलॉजी को लेकर के काम कर चुके हैं, उसके बाद ही यहाँ पे टेक्नोलॉजी आते हैं या आर्टिस्ट उसको इस्तेमाल करने के लायक होते हैं। तो क्या हमारे ज़रूरी है कि हमारे आर्टिस्ट नया काम जो यूरोप कर रहे हैं या यूएस कर रहे हैं उसी को फॉलो करें, या हम अपने हिसाब से हम जो कर रहे हैं वही करते रहें? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, आर्ट इज़ अ प्योर लैंग्वेज। और अगर आप अपनी लैंग्वेज किसी भी कंट्री या किसी भी व्यक्ति विशेष की वजह से चेंज कर लेते हो, वो मिमिक्री कहलाएगी। इट मीन्स कि जो बात हम स्वतः कहना चाहते हैं, जो मेरे पास संसाधन हैं, टेक्नोलॉजी अगर बात करते हैं तो हमारे पास दूसरे देशों से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि अजंता में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है वो विश्व की सबसे पुरानी और सबसे समृद्ध टेक्नोलॉजी है। आप अगर देखें, आर्ट की बात करें और प्रिंट मीडिया या दूसरी जो टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करके जो किया जा रहा है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। लेकिन कहीं मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि कंप्यूटर तो काम अपना करेगा या टेक्नोलॉजी अपनी काम करेगी, लेकिन मेरा क्या है, मैं कहाँ हूँ? मैं का मतलब यहाँ पे मेरा आर्टिस्ट से है, जो क्रिएटर है, जो क्रिएट कर रहा है, वो उसमें कहाँ है। कई बार हम कई ऐसे काम देखते हैं जिसमें जो क्रिएट करने वाला बंदा है वो गायब हो जाता है। तो इसका मैं विरोध करता रहा हूँ। मैं हमेशा से, क्योंकि लंबे समय तक मैंने पढ़ाया, तक करीबन 4 दशक तक मैंने पढ़ाया है, तो मैं ये हमेशा मानता हूँ कि चित्र किसी भी दशा में बन सकते हैं, लेकिन चित्र को बनाने की दशा आपको तय करनी है। आपकी अपनी सोच से चित्र को बनाना है, ना कि कलर गिर जाए या कलर बिखर जाए और चित्र बन जाए, या कोई टेक्नोलॉजी ऐसी आए जो पेंट कर दे, आपकी बात मन की बात कर दे। तो मैं उसको फिर कला की श्रेणी में नहीं लाता। वो एक अलग बात है। वो बहुत सारी टॉक्स हो रही हैं आज, बहुत सारी बातें इस तरह की हो रही हैं, होलोग्राफ की बात करें या दूसरी बातें करें, तो ये सब टॉक हो रही है। लेकिन वहाँ वो टेक्नोलॉजी है, सिर्फ वो आर्टिस्ट का जो अंतर्मन नहीं है, वो जो फीलिंग है जो आप 24/7 रिसीव करते हो,
वो नहीं दिखाई देगा। तो वो कहीं ना कहीं हमको, जैसे मैं कई देशों में गया और वहाँ मैंने देखा इन बातों को, तो कई बार हमें लगता है कि ये नकल कर रहे हैं। तो नकल आर्ट नहीं है। आर्ट तो हमेशा से नकल के परे की बात है। बहुत सदियों पहले हमने छोड़ दिया था नकल, क्योंकि आज अगर हम कोई टेक्नोलॉजी का सहारा ले तो सकते हैं, लेकिन उस पर आश्रित नहीं हो सकते। क्योंकि जब कैमरा ईजाद हुआ तो आपको भी याद होगा कि आर्टिस्ट का तो कोई रूप रह ही नहीं गया है। आप देखिए जो पोर्ट्रेट रविन्द्रनाथ टैगोर ने करे, दैट इज नॉट कहना चाहिए कि वो कैमरा नहीं कर सकता। तो ये वजह है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपनी जगह है। हम आज भी टेक्नोलॉजी से आगे चल रहे हैं। भारतवर्ष हमेशा टेक्नोलॉजी से आगे चलेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी बच्चे को आप कैलकुलेटर पकड़ा देते हो और वो पढ़ा भूल जाता है। तो मैं यहाँ पे ये बात हमेशा कहता हूँ, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूर करिए, लेकिन आप अपनी क्रिएटिविटी नहीं छोड़िए। क्योंकि आने वाली जनरेशन, मैंने बहुत सालों तक देखा है कि टेक्नोलॉजी के पीछे भाग करके वो अपनी भाषा भूल जाते हैं, अपनी चीज़ें भूल जाते हैं। इसलिए मैं कभी इसको प्रेफर नहीं करता। जो मुझे प्रयोग करते रहना है। कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं, एक चीज़ बनाना शुरू कर दिया, एक चीज़ बनाने लग गए, वो सारी ज़िंदगी बना रहे हैं, तो वो भी गलत है। टेक्नोलॉजी से आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, बस। आर्ट नहीं कर सकते। आर्ट जहाँ पे क्रिएटिविटी है वहाँ तो आर्ट 1 to 1 है, एक के बाद नहीं, टेक्नोलॉजी एज ए मीडियम ले रहे हैं और उसमें क्रिएटिविटी दर्शा रहा है। मीडियम कोई भी हो सकता है। एक दिन एक बहुत अच्छी बात, एक दिन मेरा एक्सपीरियंस जो सर के साथ था, मुझे आज भी याद है। मैं हमेशा उस चीज़ को, मुझे मतलब मैं बड़ा चीज़ों को वो होता था कि एक बार एक आर्टिस्ट थे, वो काम कर रहे थे, तो वो बोलते थे कि मैं सिर्फ नाइफ से काम करता हूँ। तो साहब वो पेंटिंग सामने लगी हुई थी, तो उन्होंने सर के सामने बोला कि ये पेंटिंग मैंने नाइफ से बनाई है। तो शायद सर ने उनके सामने तो कुछ नहीं जिक्र किया, लेकिन मेरे सामने बाद में जब हम ऐसी डिस्कशन होने लगी तो उन्होंने यही कहा कि देखो मीडियम क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आपने क्या रिजल्ट है, क्या आप कहना चाह रहे हैं वो आप कह पाए कि नहीं कह पाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हम उसे सेलिब्रेट नहीं कर सकते कि आप नाइफ से बनाया है तो इसलिए कुछ अलग है, या उंगली से बनाया है तो कुछ अलग है, मे भी ब्रश से बनाया है वो भी अच्छा हो सकता है, वो हम अपनी बात को कह पाए कि नहीं कह पाए, वो तो हमने मीडियम कोई भी यूज़ किया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और जो आप कह रहे हो टेक्नोलॉजी, वो इसमें कोई शक नहीं कि वो बेहतर भी है, और उसमें वही जैसे कि हम लोग, आप बचपन में हमेशा हमने जो एसेज लिखे हैं कि साइंस इज अ बून, और कि मतलब वो अभिशाप है कि वो उसके लिए वरदान है, तो वो दोनों ही चीज़ें हैं, ये आपको यूज़ करना है। टीवी पे बहुत कुछ आ रहा है, आप उससे क्या ले रहे हैं, और उसे इंटरनेट पे बहुत कुछ अवेलेबल है, आप उसमें से क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये तो आपके ऊपर है। अगर आपने वहाँ से जो चीज़ आपको लेनी चाहिए वो आप ले रहे हैं तो उसका आपको फ़ायदा है, और जब आप कुछ भी वहाँ से उठा रहे हैं तो उसका आपको नुकसान भी है। तो वो टेक्नोलॉजी हमेशा फ़ायदे में रहती है, तो ज़रूरी नहीं लगता है मुझे। नहीं, फ़ायदा नुकसान की बात नहीं है। एक है कि इंटरनेशनली एक दौड़ चलता है हमेशा, तो इस दौड़ में आज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है कि टेक्निकल आर्ट जो हो रही है, कि मैं इंटरैक्टिव आर्ट भी हमने बहुत देख चुके हैं, इंटरैक्टिव आर्ट भी आ रहे हैं। एक तो मैंने बहुत सुंदर सा आर्ट देखा था यूएस में, इंटरैक्टिव आर्ट, जहाँ पे कुछ दीवार में कुछ बॉल्स जैसा आता है, आप हाथ लगाओ तो बॉल्स गायब होता है, इट्स लाइक ए गेम। वो बोल रहे कि हॉस्पिटल में आप लगा सकते हो, थेरापी, आर्ट थेरापी, कलर थेरापी जैसा बात हो रही है, ये भी मज़ेदार चीज़ था। बात वो नहीं है आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हो। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि यहाँ पे भारतवर्ष में टेक्नोलॉजिकल आर्ट में जाने के लिए जो साधन चाहिए, वो प्रैक्टिकली काफ़ी आर्टिस्ट हाथ अभी तक पहुँचे ही नहीं है। मुझे लगता है उसमें साधन का जो फैक्टर है वो कम है, मेन हमें करेज चाहिए उसको प्रेजेंट करने का। मेन हमारे पास या तो पहले आर्टिस्ट को वो करेज चाहिए कि उसको गैलरी में रख सके, और गैलरिस्ट को करेज चाहिए कि उसको वो गैलरी में रख सके, उसका प्रेजेंट कर सके। मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे हम दोनों के अंदर ही इतना करेज है अभी कि हम उसे प्रेजेंट कर सकें। जब वहाँ पर कुछ हो जाता है तब हम उसको यहाँ पे आके देखते हैं कि उन्होंने ये कर दिया, जैसे कि आपने बताया था कि दादाइज्म में उसने सीट रख दिया, टॉयलेट सीट रख दिया, फाउंड ऑब्जेक्ट्स, यस, रख दिया। तो वो करेज था, उसने रख दिया, तब हमने उसको आइडेंटिफाई किया कि ये भी हो सकता है। लेकिन अगर हमारे यहाँ हमने वो चीज़ हमारे पास, हमने कभी इस तरह सोचा नहीं था उस चीज़ को, और हमें लगता था कि शायद ये ठीक नहीं, तो मे भी उन्होंने उसको भी सेलिब्रेट किया, क्योंकि उनके पास जो एक सबसे बड़ी बात है जो इंडिया में लैक करता है वो आर्ट क्रिटिसिज्म। एब्सोल्युटली, आर्ट वेरी क्रिटिसिज्म और आर्ट के बारे में लिखने वाले लोगों की सबसे अलग है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम आर्ट के बारे में लिख नहीं रहे हैं, हम एक
अच्छे लिटरेरी वर्ड्स को ही सिर्फ एक डेकोरेटिव वर्ड्स में उसके बारे में लिख दे रहे जी। हैं, पर आर्ट का सही क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे हैं जी। जो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है जो शायद यहाँ पे। और इसीलिए, और वो क्या है, जब तीनों लोग साथ होते हैं तभी उस चीज़ को आप एक सही वे में प्रेजेंट कर पाते हैं। अब अगर आपने कहा कि वो टेक्नोलॉजी का टेक्निकल आर्ट वाला, अब उसके बारे में उसका प्रॉपर क्रिटिसिज्म होगा, प्रॉपर लिखा जाएगा, फिर उसे गैलरी उसे प्रेजेंट कर रहा है तो उसके पास एक प्रॉपर बैकअप है। यस। ऐसे आर्टिस्ट ने कुछ भी कर दिया क्योंकि आर्टिस्ट ने तो अपना मीडियम दिखा दिया, अब उसके पास कहने को नहीं है, उसके पास जो कहने का मीडियम था वो उसने कर दिया। अब हम उससे उम्मीद करें कि वो वर्ड्स में भी बताए, लिख के भी बताए, ये नहीं हो सकता क्योंकि मीडियम एक्सप्रेशन उसका पेंटिंग है या मे बी कोई और न्यू मीडियम है, तो वो उसने कर दिया। अब आप उसको बोलिए वर्ड्स में, तो अगर उसके पास वर्ड्स होते तो वो पोएट बन गया होता, वो लिखता ही क्यों? नहीं, नॉट ऑलवेज एसेंशियल, आज ज़रूरी नहीं है। और इसके जस्ट उल्टी तरफ हम ये भी कह सकते हैं, खाना अगर आपने बताया रेसिपी तो आपको पता ही होगा, तो जिसके पास अपने खाना नहीं है तो वो रेसिपी नहीं बता पाएंगे। मैं नहीं मानता, मेरी वाइफ बहुत अच्छी शेफ है और आप जब उनसे पूछिए कि आप ये कैसे बनाया, तो जब वो बताएंगी तो आप उसको नहीं सीख पाएंगे क्योंकि उनका तरीका ये है, थोड़ा सा डाला, थोड़ा सा वो डाला, थोड़ा सा वो डाला, वो सही है, तो होता ही है, नमक डालने मिर्च डालते तो कितना कैसे, तो इसमें क्या हाँ, होता है? वो तो घर के कोई भी शेफ, हाँ, है कि वो तो उसमें क्या होता है, मगर पता तो है। मैंने कई बार नहीं उन्हें नहीं पता है, वो तुम्हें सिखा नहीं पाएंगे। टीचर होना एक अलग बात है और उसको इम्प्लीमेंट होना एक अलग बात है। एक अच्छा कोच अच्छा क्रिकेटर नहीं हो सकता है जी, और जरूरी नहीं अच्छा क्रिकेटर एक अच्छा कोच भी हो, तो ऐसा नहीं है। उसको सिखाना एक एकदम डिफरेंट वो है, क्योंकि मैंने देखा है वो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती है अगर किसी को सिखा रही होती है, क्योंकि उन्हें लगता है इसमें क्या खास बात है। लेकिन अभी एक स्टूडेंट को, क्योंकि जब आप सिखा रहे होते हो, जैसे अब सर के साथ है कि अब इन्होंने BFA में इन्होंने फर्स्ट ईयर की मान लीजिए क्लास ले रहे हैं, सेकेंड ईयर की क्लास ले रहे हैं, तो इन्हें हर बार उस लेवल पे जाके सोचना पड़ता है, जो इनके लिए बहुत टफ होता होगा कि वो आप उस लेवल पे जाके अब बताओ कि A ये होता है, B ये होता है, C ये होता है, और वो जो नहीं समझ पा रहा है तो आपको इरिटेशन होती है कि इतनी सी बात क्यों नहीं समझ पा रहे हो। लेकिन उसके लिए वो इतनी सी, आपके लिए वो इतनी सी बात है, लेकिन स्टूडेंट के लिए तो वो एकदम नई चीज़ है। तो वो ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, सीखना और सिखाना ये हर एक के बस का नहीं होता है ये। और जो टेक्नोलॉजी तो आती रहेगी, जाती रहेगी, और आजकल नेट पे ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चीज़ की अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम है। मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ एक्सपोजर की कोई दिक्कत है, लेकिन हाँ ठीक है, जो करना चाहते हैं वो कर ही रहे हैं। और जो अपना ओरिजिनल आर्ट है, मेन हमारा तो USP यही है एक्चुअली। अभी तक लोग अजंता की आर्ट को ही ढूंढ रहे हैं, और हम अभी कहाँ से कहाँ फ्यूचर की कुछ भी बात कर लो आप अजंता अलोरा की आर्ट को तो डिनाई कर ही नहीं सकते, बिल्कुल वो तो कितनी प्रिमिटिव स्टेज की थी। तो इसीलिए ये तो नहीं कहा जा सकता। मुझे लगता है अगर आप अपना ओरिजिनल काम कर रहे हैं तो वो एक टाइम में बोलेगा। नहीं, मैं यहाँ थोड़ा सा इंटरव्यू करना चाह रहा था। देखिए, दरअसल वो अभी आपने कहा ना, हमारे वहाँ क्रिटिसिज्म की बहुत कमी है, हमारे वहाँ सामने लाने की बहुत कमी है। आप याद करिए, आज से 3 दशक पहले घर घर झांकियाँ बनी करती, तो हम पहले भी ये कर चुके हैं। आप अगर अजंता में जाइए तो अजंता के अंदर कोई लाइट लगा के काम नहीं हुआ है। अजंता में गड्ढे बना दिए गए, पानी रख दिया गया, उससे रिफ्लेक्शन होकर के लाइट ले ली गई, एंड दैट इज द वे ऑफ दैट इंटेलिजेंस ऑफ दैट। जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ वो ये हुआ है, वो कोई वहाँ पे मोमबत्ती जला के नहीं हुआ है ना। उस समय इतनी इस तरह की वो सूरज की किरणें उसमें पड़ती थी। आप गड्ढे देख लीजिए, आज भी मौजूद है, उनमें पानी भरा होता था, वो पानी रिफर करके वो जगह जहाँ पे पेंट करते थे वहाँ पहुँच जाता था। तो हमारे पास हमेशा रही है टेक्नोलॉजी। हमने सिर्फ क्या किया है कि हमने देखा ही नहीं कि हमने किया क्या है। आज हम बात कर रहे हैं कि उस तरह के मकान जो हम कहते हैं कि ये जो है हमारी यूनिवर्स के लिए अच्छे हैं। कच्चे मकान तो हमने कब से बनाए थे, कब से हम गुफाओं में रहे थे, हमने तो बहुत पहले कर लिया था। सिर्फ हमने चर्चा नहीं करी, हमारी चर्चा नहीं हुई, इसकी वजह से हम थोड़ा पीछे दिखाई देते हैं। हमारी चीज़ों की चर्चा नहीं हुई। 40 साल से जो बात सिखाने की करी, तो 40 इयर्स आज मैंने पढ़ाया। इस 40 इयर्स में मुझे कितना नीचे जाके काम करना पड़ता था मुझे मालूम है। कितना कभी कभी एक मेरे आज मुझे याद आ रहा कि एक लड़का था, वो कहता था मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। और जबकि 15 लड़के कहते थे सर दिस इज ओके, तो मैं बोलता था मैं जब तक तुम ठीक समझ नहीं लोगे मैं छोड़ूंगा नहीं। तो ये भी हमारे वहाँ हुआ है, हमारे देश में हुआ, हमारे गुरुओं ने करा है। तो हमारे वहाँ जो मेन प्रॉब्लम क्या है कि हम अपनी बात को प्रेजेंट करने में पीछे रहे हैं। अभी 2 देशों की मैंने यात्रा की, वहाँ प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा तगड़ा है, हमारा प्रेजेंटेशन बहुत वीक है। अभी आपने बड़ी बड़ी गैलरीज हिंदुस्तान में नहीं आई हैं,
आप जाइए दूसरे किसी भी कंट्री में जाइए, बड़ी बड़ी गैलरीज हैं और ज़बरदस्त लाइटें और ये और ऐसे, उसको घुसते ही आपको लगे वो बहुत ही प्रेजेंटेशन। जब आप उन पिक्चरों को देखेंगे बोलेंगे ये तो यार हमारा बच्चे वाला बच्चा भी शायद करने में सक्षम है। तो यहाँ मैं संजय जी आपसे बिल्कुल वाकिफ़ नहीं हूँ। और थोड़े दिन पहले देखिए बड़ौदा की भी बात बहुत चली थी, जब मैं पढ़ता था कि वहाँ बड़ी सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर ली जाती थी, लेकिन वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके हम तो वहीं के वहीं रह गए, काम तो आगे बढ़ गया लेकिन हम कुछ सीख नहीं पाए। दैट इज़ द लाइकनेस ऑफ दैट आर्टिस्ट। जब भी कभी उसको अपनी इच्छा से कुछ बनाना हुआ तो फिर वो हमेशा लाठी का सहारा ही ढूंढता रहता है। तो टेक्नोलॉजी का ये भी बुरा है, वो टेक्नोलॉजी के साथ मिल के जितना आगे करेगा उतना ही अच्छा होगा। और टेक्नोलॉजी को लेके अगर करेगा तो वो क्रिएटिव वे नहीं है, वो बीटेक वाला लड़का भी करेगा, वो आर्ट वाला लड़के की जरूरत नहीं है। यही मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।